नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं वह बेहद दिलचस्प मुद्दा है, प्रशासनिक सेवा से संबंधित है। आप एक दिलचस्प व्यक्ति को जान रहे होंगे। इस तस्वीर को आपने देखा होगा, आईएएस अभिषेक सिंह हैं और इन्होंने कुछ समय पहले अपने सेवा से इस्तीफा दे दिया था सरकार में और अब ये फिर से चाह रहे हैं कि ये सर्विस में लौटे, यानी कि वापस से ये आईएएस की नौकरी में आना चाह रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इनकी प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया है, इनकी मांग को खारिज कर दिया है। देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्या मसला रहा, विस्तार से हम इस पर चर्चा करेंगे। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एक आईएएस ऑफिसर रिजाइन दे देता है और रिजाइन देने के बाद फिर से सर्विस में आना चाहे, फिर से आईएएस ऑफिसर बनना चाहे, तो क्या यह मुमकिन हो सकता है। इससे पहले क्या कुछ ऐसे उदाहरण रहे हैं कि कोई आईएएस रिजाइन देने के बाद वापस से सर्विस में आ गया हो। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर न्यूज को आप देख लीजिए। हर जगह न्यूज पे, वेबसाइट पे, अखबारों में ये जो चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि ये जो चेहरा है ना, आईएएस अभिषेक सिंह, यह अपने आप में बेहद दिलचस्प पर्सनालिटी है। इन्हें कहा जाता है मल्टी टैलेंटेड आईएएस ऑफिसर है। ये तस्वीर आप इंटरनेट पे काफी देखते होंगे, सोशल मीडिया पे जब भी आप सर्च करेंगे किसी आईएएस ऑफिसर, बस लिखकर डाल दीजिए गूगल में, आपको ये तस्वीर जरूर मिल जाएगा। दरअसल इस तस्वीर के साथ कुछ विवाद जुड़ा हुआ है, उस पर मैं बाद में विस्तार से चर्चा करूंगा कि इसमें विवाद क्या है। आपको देखने में लग रहा होगा कि हाँ, एक व्यक्ति है, ये आईएएस अभिषेक सिंह है और अपने वाहन के साथ, सरकारी वाहन के साथ खड़े हैं। आप कहेंगे इसमें कौन सी बुरी बात है, हम और आप, हर कोई व्यक्ति अपने वाहन के साथ खड़े होकर के पोज दे करके तस्वीर लेते हैं, सोशल मीडिया पर डालते भी हैं। वही काम इनके द्वारा भी किया गया, फिर इसमें क्या खास बात है, चर्चा करेंगे उसमें लेकर के। ये इन्हीं की तस्वीर है, बाद में ये फिल्म स्टार बन जाते हैं। ये फिल्म आपने देखा है, शादी में जरूर आना, देखा होगा आपने ये फिल्म। ये फिल्म जो है बेहद दिलचस्प फिल्म है। होता क्या है कि एक लड़का होता है, उसे किसी लड़की से प्रेम हो जाता है, विवाह होने वाला होता है, लेकिन विवाह से ठीक पहले जो है वो लड़की छोड़ करके चली जाती है, क्योंकि इस बात की संभावना रहती है कि उसका पीसीएस में सिलेक्शन हो सकता है। इनके राज्य स्तरीय जो आयोग होते हैं, वह पीसीएस अधिकारी बन जाएगी, चयन होने वाला होता है, तो वो चली जाती है, कभी विवाह नहीं करेंगे। इस वजह से क्या होता है, इस लड़के के परिवार को बहुत बेइज्जती सहना पड़ता है, क्योंकि पूरी बारात आ चुकी होती है, विवाह मंडप में जाने वाला होता है और उसी वक्त लड़की भाग जाती है। तो इस वजह से इसको बहुत परेशानी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यह तय करता है, इसके पास दो विकल्प थे, या तो अपने जीवन को अंत कर ले या फिर आगे बढ़ करके कुछ बेहतर करे। यह सोचता भी है कि आत्महत्या कर लें, कुछ और कर लें, कोशिश भी करता है, लेकिन फिर इसे लगता है कि नहीं, कुछ बेहतर करते हैं और यह यूपीएससी की तैयारी करने लग जाता है। संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करने में भिड़ जाता है। और जब भिड़ जाता है तो जानते हैं, जब भी लोग संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं तो पहुंच जाते हैं दिल्ली में, यानी कि या तो मुखर्जी नगर पहुंच जाएंगे या फिर ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंच जाते हैं। वहां से किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करते हैं, वहां जाके बात करते हैं कि भाई मुझे यूपीएससी के प्रिपरेशन करना है, गाइडेंस चाहिए आपसे। चीजें मिलती चलती जाती है और व्यक्ति जो है फिर सफल होकर के आईएएस ऑफिसर बन भी जाता है और फिर अपनी ड्यूटी में लग भी जाता है। दरअसल ये कहानी जो मैंने आपको सुनाया है इस फिल्म का, शादी में जरूर आना, दरअसल ये कहानी जो है वह आईएएस अभिषेक सिंह के जो जीवन का ही है। इनके जीवन की सच्ची घटना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये पढ़ रहे होते हैं, उसी समय एक लड़की से इन्हें इश्क हो जाता है और फिर वह लड़की किसी भी मुद्दे पर, किसी भी बातों पर दोनों में बनाव नहीं होता है, ब्रेकअप हो जाता है, वो इन्हें छोड़ करके चली जाती हैं। इन्हें आत्महत्या करने तक का ख्याल आता है। फिर ये यूपीएससी में ट्राई मारते हैं। 2011 में ये यूपी कैडर में आईएएस चयनित हो जाते हैं और इनका रैंक जो था 2011 में, यदि मैं याद कर पा रहा हूँ, तो ये 94th रैंक पे ये आए थे। तो ये आईएएस बन जाते हैं और यूपी कैडर इनको फिर मिल जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ से इनकी कहानी शुरुआत होती है। लेकिन ये इतनी भरी ये कहानी नहीं है इनकी। दरअसल इनकी कहानी ये है अभिषेक सिंह जी की कि ये बचपन से ही फिल्म स्टार बनना चाहते हैं, एक्टिंग का बड़ा शौक रहता है इन्हें। लेकिन इनके फादर जो है वो आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, तो फादर का ये था कि बेटा जो है वह भी सिविल सर्विसेज में आ जाए। तो इन्होंने भी कोशिश की आगे चल के और सफलता भी मिल गई। सिविल सर्विसेज में आए भी, बहुत दिनों तक काम किया भी, लेकिन मन जो है कहीं न कहीं मचलता रहा फिल्म दुनिया की तरफ और फिल्मी दुनिया की तरफ ये आगे बढ़ते भी रहे। आपने एक एल्बम आया था कुछ समय पहले, आपने गाना भी सुना होगा, बी प्राक का आया था, दिल तोड़ के हस्ती हो मेरा, ये गाना आपने सुना होगा। उसके बाद मैं याद कर पा रहा हूँ, जुबिन नौटियाल के एक एल्बम में
ये आए थे, एक सॉन्ग में आए थे, तुझे भूलना तो चाहा करके, एक रैप सॉन्ग इनका आया है। अभी हाल ही में सनी लियोनी के साथ एक आए हैं एक सॉन्ग में, और दूसरा ये बता रहे हैं कि इनका जो है एक रैप सॉन्ग भी आने वाला है। मैं इनके ट्विटर हैंडल्स पर ये देख रहा था। इसके अलावा जो है कई वेब सीरीज, कई शॉर्ट फिल्म में भी ये नजर आए हैं। यानी कि एक्टिंग की दुनिया में ठीक ठाक इन्होंने अपना हाथ जो है आजमा लिया है। यहाँ पर देखेंगे, मैं इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गया, वहां से मुझे बहुत सारी तस्वीरें मिली। इंस्टाग्राम पे ये लगातार पोस्ट करते रहते हैं। देखिए लगातार जो है विभिन्न फिल्म स्टार के साथ, इवन यहाँ पर देखेंगे शाहरुख खान, सलमान खान के साथ भी यहाँ पर ये पोस्ट दे रहे हैं। बादशाह के साथ भी नजर आपको आएंगे। ये जो जनाब हैं ये वही है, अभिषेक सिंह है, आईएएस अभिषेक सिंह है। तो ये इनकी फिल्मी दुनिया की थी। अब ये जो फिल्मी दुनिया में जा रहे थे, तो जाहिर सी बात है सिविल सर्वेंट है, ये आईएएस ऑफिसर थे, तो अपने सर्विस पर, अपने काम पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे। ये तो हम आप सब समझ रहे हैं, क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए, डेट चाहिए, है ना, फिल्म की शूटिंग वगैरह के लिए। तो ये डिस्टर्ब हो रहा था, इस सब चीजों को लेकर के परेशानी बना हुआ था। इस तस्वीर पर भी हम आ जाएंगे। अब मैं आपको थोड़ी सी भूमिका बताता हूं कि अभी हुआ क्या है। जैसे मैंने कहा कि ये फिर से आईएएस बनना चाह रहे हैं, तो जरा शुरुआत से ही शुरू करते हैं और समझते हैं। उससे पहले मुझे फैज अहमद साहब, फैज की एक शेर इनके लिए याद आ रहा है। दरअसल इनके इनके जो काम हैं कि पहले आईएएस ऑफिसर बनते हैं, फिर जो है फिल्म में जाते हैं, फिर ये पॉलिटिक्स भी ट्राई करते हैं, मैं अभी चर्चा करूंगा, पॉलिटिक्स में भी आना चाहते हैं, फिर जो है दोबारा से आईएएस में आना चाहते हैं रेजिग्नेशन देने के बाद। तो फैज अहमद साहब, फैज ने ये कन्फ्यूज नेचर पे एक लिखा था, एक शेर उनका बहुत फेमस है, हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा, फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। और यही इनके पर्सनैलिटी पर फिट बैठता है। अभी हाल ही में जो चीजें, घटनाक्रम सामने आया है उसको देख करके तो यही लगता है। कुछ महीने पहले अगर आप जाने तो सरकार ने इन्हें सस्पेंड कर दिया था, उसके बाद जो है, और ड्यूटी पर गैर हाजिर ये रह रहे थे, लगातार उपस्थित नहीं हो पा रहे थे, और जो इनसे कारण बताओ नोटिस मांगा गया था उसका भी जवाब नहीं दे रहे थे। कहां से मसला शुरू हुआ? दरअसल ये इस बात की शुरुआत होती है 2015 से। 2015 में 3 साल के लिए डिप्यूटेशन पे आ गए थे, प्रतिनियुक्ति जिसको आप कहते हैं, यानी कि होम कैडर जो इनका यूपी रहा, ये दिल्ली आ गए थे। दिल्ली सरकार के साथ ये मिलकर के काम भी करते हैं। 2018 में क्या होता है कि 2 साल का इनका जो प्रतिनियुक्ति है उसका एक्सटेंशन हो जाता है और बढ़ा दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के दिल्ली में 5 साल रह जाते हैं। उसके बाद इनको वापस, आप समझ सकते हैं, यहाँ प्रतिनियुक्ति पर आए थे, उसके बाद इन्हें वापस होम कैरियर में जाना था उत्तर प्रदेश, लेकिन ये नहीं जाते हैं, मेडिकल लीव ले लेते हैं। ठीक है, जब मेडिकल लीव लंबा चलता है तो दिल्ली सरकार क्या करती है, 19 मार्च 2020 को खुद ही इन्हें यूपी कैरियर में शिफ्ट कर देती है कि भैया अब हमें इस आईएएस की आवश्यकता नहीं है, आप अपने पास ले लीजिए। यूपी कैडर को भेज दिया जाता है। अब जब यूपी कैडर में इन्हें भेज दिया जाता है, ये ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, लंबे समय तक ये ज्वाइनिंग नहीं करते हैं। नियुक्ति विभाग ने इन्हें कारण बताओ नोटिस भी दिया कि आप गैर हाजिर चल रहे हैं, आप जवाब दीजिए, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं, आपके वजह से कामकाज में बाधा आ रही है, सरकारी कामों को पूरा करने में। ये जवाब नहीं देते हैं। उसके बाद ठीक है, कुछ समय बाद फिर ये ज्वाइनिंग वगैरह भी कर लेते हैं। 18 नवंबर 2022 को की बात करते हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाला था, इन्हें ऑब्जर्वर बना करके भेजा गया। कुछ पदाधिकारी को ऑब्जर्वर बनाया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी कुछ आईएएस ऑफिसर थे, संयोग से इनका भी नाम शामिल हो गया उसमें। ठीक है, तो इन्हें गुजरात चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बना करके भेज दिया गया। उसके बाद क्या होता है, अब देखिए ये तस्वीर जो मैंने कहा था, आपको ध्यान होगा, मैंने कहा था कि मैं इस तस्वीर पर आऊंगा और आपको कहूंगा कि ये तस्वीर जो है साधारण नहीं है, इसको सही से समझना पड़ेगा। देखिए होता क्या है कि जब आप पर्यवेक्षक रहते हैं चुनाव के दौरान, तो उसका काम जो है बेहद जिम्मेदारी भरा काम है। वह काम जो है पब्लिसिटी लेने वाला काम नहीं है। ठीक है, तो इनको एक सरकारी वाहन दिया गया, ये आईएएस ऑफिसर हैं, चुनाव के दौरान है, इनकी ड्यूटी एज ए ऑब्जर्वर की है, और देखना है चुनाव में व्यवस्था सही से चले, दुरुस्त है रहे, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, ये देखना हो। इन्होंने क्या किया, सरकारी वाहन जिस पर यह भी लिखा हुआ है ऑब्जर्वर, और देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यह भी दर्ज है, इस गाड़ी के साथ खड़े होकर के इन्होंने, आप कह सकते हैं पब्लिसिटी स्टंट के रूप में इसको करते हुए विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट पे इन्होंने पब्लिश कर दिया। उसके बाद ये तस्वीर जो है चुनाव आयोग के नजर में आ गई। चुनाव आयोग इनके इस हरकत से नाराज हो गई और इन पर एक्शन लिया गया। इन पर एक्शन लेते हुए इन्हें पर्यवेक्षक के पद से हटा दिया गया, तत्काल प्रभाव से इन्हें हटा दिया गया कि भैया आप यहाँ से चले जाइए, आपकी यहाँ पर जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद जो है बिना बताए ये गायब भी रह जाते हैं।
जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी कहा कि फिल्म वगैरह में इनकी दिलचस्पी रहती है, तो फिल्म वगैरह करने के लिए चले जाते हैं, तो आते नहीं हैं। उसके बाद क्या होता है, अक्टूबर 2024 में ये इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है, यानी कि इलेक्शन से ठीक पहले। इलेक्शन के बाद यह भी कयास लगाए गए कि ये राजनीति में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो राजनीति में इन्वॉल्व ये जौनपुर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश का जौनपुर का इलाका है। ये जो मिर्जापुर वेब सीरीज आती है ना, देखा होगा आपने, उसमें जौनपुर की भी चर्चा की गई है, मिर्जापुर और बगल में जौनपुर। तो ये जौनपुर के हैं, देखिए विभिन्न जो है सामाजिक कार्यक्रम में ये नजर आने लगते हैं। और ये कहा गया लोकसभा चुनाव से पहले, ये बातें काफी चर्चा में आई कि संभव है पूर्व आईएएस जो कि ये इस्तीफा दे चुके हैं, ठीक है, और जब इन्होंने रेजिग्नेशन दिया तो गवर्नमेंट ने इनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया, ठीक है। अब यहां पर समझिए, ये जब विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने लगे, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य के अध्यक्ष रहे, उन्हें भी एक कार्यक्रम में इन्होंने बुलाया। वहां से ये कयास लगाया जाने लगा कि शायद ये जो है अब इलेक्शन लड़ने वाले हैं, यानी कि लोकसभा का इलेक्शन लड़ने वाले हैं। और उसके बाद जो है इनका, मैं ट्विटर का एक जो आजकल एक्स प्लेटफॉर्म कहते हैं, वो देख रहा था, इन्होंने फिर यहाँ पर ये लिखा भी है, जौनपुर का वक्त बदल रहा है। यहाँ पर देखिए 12/2024। तो ये यहाँ से एक कयास लगाया गया कि शायद अब ये राजनीति में आ सकते हैं और बीजेपी से ये टिकट लेना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश जो है बीजेपी से इन्हें टिकट नहीं मिल पाता है और प्रकाश शंकर जो है जौनपुर से बीजेपी के उम्मीदवार बनते हैं। हालांकि इस बार चुनाव में वो हार भी जाते हैं। तो जब ये सब चीजें हो गया, यानी कि ये कन्फर्म हो गया कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनते हैं, राजनीति में आने का सपना नहीं पूरा हो पाया। उधर फिल्मी दुनिया में मामला बहुत ज्यादा चलता हुआ नहीं नजर आया, इधर इस्तीफा दे चुके थे। फिर ये जो है सरकार से बात करते हैं, एक प्रार्थना पत्र लिखते हैं और प्रार्थना पत्र लिख कर कहते हैं कि मेरी इस्तीफा जो है अब उसे ना समझा जाए, या आप मुझे वापस से सर्विस में ले लीजिए, मैं वापस से नौकरी करना चाहता हूं आईएएस ऑफिसर की। यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सीधे तौर पर इनके लिए नो एंट्री बता दिया कि भैया आपके लिए नो एंट्री है, ठीक है, हम आपको नहीं लेना चाहते हैं। देखिए निश्चित तौर पर बात यही रही कि नो एंट्री कहने का तात्पर्य यह हो गया कि सरकार ने निश्चित तौर पर यह देखा कि व्यक्ति जो है अपने सर्विस को लेकर के कितना सीरियस है। जब से ये आईएएस बने तब से ही यह देखा गया कि ये ड्यूटी पर बहुत ज्यादा जो है इनकी दिलचस्पी रही नहीं। कभी एक्टिंग में गए, कभी पॉलिटिक्स में गए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में रहे, तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा इन्होंने अपने, कह सकते हैं कि एज ए सिविल सर्वेंट, खुद को एंजॉय नहीं किया। तो अब यहाँ पर इनके लिए नो एंट्री कह दिया गया है कि भाई आपको सर्विस में नहीं लिया जाएगा। ये मसला तो यहाँ पर हो गया। अब जरा एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि यूपीएससी जैसा कठिन एग्जाम, सोचिए देश का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे कठिन एग्जाम है, हर व्यक्ति यहां तक पहुंचने के लिए सपने देखता है, ठीक है। और इस तरह की बातें भी समझ सकते हैं आप कि जब भी आप किसी से ये साझा करेंगे कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो अगला व्यक्ति ये मान के चलता है कि ये लक्ष्य बहुत असाध्य है, नहीं कर पाओगे। तो मजा तो उसी लक्ष्य को करने में है जब पूरी दुनिया आपको हारती हुई देखना चाहती है और तभी आप जीत जाएं, तो असल मजा तो तभी है। तो यही चीजें हैं। अब कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, अपने बलबूते पर यूपीएससी क्वालिफाई करता है, आईएएस ऑफिसर बनता है, देश के सबसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट जाकर के ट्रेनिंग करता है, वहां के बाद सर्विस में जाता है, संभालता भी है, लेकिन कुछ समय बाद वो आईएएस से रिजाइन दे देता है। बड़ा दिलचस्प ये लगता है, लोग जो है अचंभित रह जाते हैं जब ये सुनते हैं। कई बार जो है ये मुद्दा भारत के पार्लियामेंट में भी उठा कि आईएएस ऑफिसर जो है लगातार रिजाइन दे रहे हैं। पिछले 10-15 सालों में इसमें जो है इसकी बारंबारता में वृद्धि हो गई है, इस तरह की चीजों में। अब जरा देखते हैं कि ऐसे कौन से आईएएस ऑफिसर हैं, कुछ का नाम हम देखते हैं। रोमन सैनी के बारे में आपने सुना होगा, देखिए यहाँ पर सहायक कलेक्टर ये लिखा भी हुआ, मध्य प्रदेश कैडर में इनको मिला था। तो रोमन सैनी जो है ये आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, बहुत कम उम्र में आईएएस बनते हैं। ये एमबीबीएस हुआ करते थे, डॉक्टर, लेकिन बाद में इन्होंने रिजाइन दे दिया यूपीएससी से। ट्रेनिंग वगैरह पूरा किया इन्होंने लवासना जाकर के, मसूरी जाकर के, उसके बाद ज्वाइन किया और फिर रिजाइन दे दिया। उस वक्त बहुत मुद्दा गरमाया कि किसी पॉलिटिशियन के साथ इनका विवाद हो गया था। बाद में मैं इनका एक वीडियो देख रहा था जिसमें कह रहे थे कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है, दरअसल ये कुछ और करना चाह रहे थे। इनको लगा कि हम कहीं और बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। मतलब पहले डॉक्टर बने, इन्हें लगा कि एक डॉक्टर बनना समाज के लिए सबसे बेहतर होगा, सेवा करना। फिर लगा कि चलो उससे बेहतर और कर सकते हैं जीवन में। जब डॉक्टर बन गए, सिविल सर्वेंट बन के जब वहां तक पहुंच गए, तो इन्हें लगा कि नहीं, किसी और चीज की जरूरत है, वहां जाना चाहिए। और फिर जाकर के इन्होंने ऑनलाइन स्टडी की दुनिया में बहुत अच्छा काम भी किया। उसके अलावा अगर आप दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं तो ये रानी नांगर है।
रानी नागर जो है हरियाणा कैडर की आईएएस ऑफिसर रही हैं, पिछले कुछ दिनों में काफी चर्चा में आई। मनोहर लाल खट्टर जब हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, काफी विवाद था इनका उनके साथ रहा और इन्होंने अपने जान के खतरा भी बताया था। दरअसल एक बार जब ये किसी होटल में कुछ खा रही थी तो उसमें कुछ धारदार हथियार निकल आया था, बहुत छोटा सा। तो ये कहा गया कि कोशिश की जा रही है इनकी हत्या करने की और इन्होंने बार-बार ये आरोप भी लगाया था। इन्होंने इस्तीफा दे भी दिया था। सरकार ने इनका इस्तीफा उस समय मंजूर नहीं किया था। फिर इन्होंने ये आरोप लगाया कि यदि मुझे कुछ होता है, इसका मतलब है सरकार मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रही है, सरकार ही इसके लिए जवाबदेही होगी और मुझे और प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद अगर मैं आप इस चेहरे को देख रहे हैं, इनका नाम है कन्नन गोपानाथन। कन्नन गोपानाथन जो हैं, ये एक चर्चित चेहरा रहे हैं, एक चर्चित आईएएस ऑफिसर रहे हैं। बाढ़ के समय बाढ़ को मैनेजमेंट करने के लिए बहुत जाने गए ये चेहरा। लेकिन आप जानते हैं कि भारत के राजनीति में एक ऐतिहासिक दिन आता है 5 अगस्त 2019 का। 5 अगस्त 2019 क्यों ऐतिहासिक दिन है? क्योंकि इसी दिन भारतीय पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को निरस्त कर दिया था। ठीक है, अब ये जब चीजें हुआ तो इन्होंने ये कहा कि ये काम जो किया जा रहा है ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अच्छा नहीं है। सरकार वहां के लोगों के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कर रही है। इस वजह से इन्होंने कहा कि चूंकि हम एक आईएएस ऑफिसर हैं और सिस्टम में रह करके यदि हम सरकार को सलाह दे ही नहीं सकते, सरकार के लिए बोल नहीं सकते, तो फिर यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है और फिर इन्होंने रिजाइन दे दिया। बाद में ये भी आया कि ये पॉलिटिक्स वगैरह ज्वाइन करेंगे, अलग बात है, लेकिन आप ये समझिए कि इन्होंने रिजाइन दे दिया। एक चेहरा आपको यहाँ पर और दिख रहे हैं, एस शशिकांत सेंथिस। ये कर्नाटक कैडर के आईएएस ऑफिसर रहे, बहुत ही तेज तर्रार और बहुत शानदार आईएएस ऑफिसर इन्हें माना गया। बेहद ईमानदार छवि के आईएएस ऑफिसर ये रहे हैं। जब इन्होंने रिजाइन दिया तो इन्होंने कहा कि चूंकि सरकार जो है लगातार लोकतांत्रिक संस्था पर चोट कर रही है, इसीलिए अब यहाँ बने रहना मुश्किल हो गया है हमारा एज एक आईएएस ऑफिसर के रूप में। इन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया वो काफी चर्चा में आया और फिर निश्चित तौर पर देखिए वो यूपीएससी के लिए भी, एक समाज के लिए भी, सरकार के लिए भी सोचना पड़ेगा। वो स्टेटमेंट इन्होंने दिया था कि अब मेरा आईएएस रहना ही अनैतिक हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, यानी कि सर्विस में रहते हुए इतनी मजबूरी हो गई है, मैं स्वतंत्र रूप से काम कर ही नहीं पा रहा हूं कि अगर आईएएस रहता हूं इस पद पे तो ये रहना ही अब अनैतिक होगा। और ये कहते हुए इन्होंने रिजाइन दे दिया, खुद को सिस्टम से बाहर कर दिया। मैं एक दो और चेहरा आपको दिखाना चाहूंगा। ये बहुत शानदार आईएएस ऑफिसर माने गए, अब तो आजकल सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनके बारे में आप जान सकते हैं। हर्ष मंदर इनका नाम है। 2002 में जब गुजरात दंगा हुआ था उस वक्त गवर्नमेंट का विरोध करते हुए इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विभिन्न मुद्दों पर काम करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद मुखर आलोचक में एक माने जाते हैं आज की तारीख में। एक और चेहरा आपको दिख रहा होगा अरुणा राय का। अरुणा राय भी जो है वह सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व इनका रहा है। 1974 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इनका एक जो स्टेटमेंट रहा वह भी आप समझ सकते हैं। इन्होंने कहा कि मैंने एक चीज देखा कि मैंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे अनुभव लिए, बहुत कुछ सीखा। आईएएस बनकर के जो एक चीज मैंने सीखा वो नहीं सीखना था। ध्यान से समझिए, इन्होंने कहा जिंदगी ने बहुत कुछ सिखलाया, लेकिन आईएएस बन के एक चीज जो मैं सीख गई वो नहीं सीखना था दरअसल मुझे, वह यह था कि आईएएस बनने के बाद व्यक्तित्व में घमंड आ जाता है। इन्होंने कहा मैं इतना ईगो से भर गई थी, इतनी घमंड आ गया मेरे अंदर। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रही है, यानी कि जो शक्ति दिया गया उसका मनुष्य के व्यवहार के साथ जो है संतुलन नहीं हो पाया। ठीक है, ये कहते हुए इन्होंने कहा कि मुझे इस चीज से बाहर चला जाना चाहिए। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ आज भी युवाओं में सिविल सर्विसेज में आने के लिए क्रेज बना हुआ है, वही दूसरी तरफ जो सिलेक्टेड आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, आईएफएस आईआरएस हैं, वो रिजाइन दे रहे हैं सर्विस से। तो ये द्वंद्व है इस सर्विस में बना हुआ, इसको लेकर के यूपीएससी को भी सोचना चाहिए। और जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, खास करके लवासना की बात की गई, सरकार की बात की गई, तो ये इसे सोचना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि सिविल सर्विसेज भारत का जो है आज के तारीख में बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है और सिस्टम में रह करके आईएएस ऑफिसर पर लगातार जो है उनकी जो संवैधानिक अधिकार हैं उस पर चोट किया जा रहा है। तो संस्था के साथ यदि ऐसा किया जाएगा, सर्विस में रहते हुए संवैधानिक अधिकार खत्म किए जाएंगे तो उन्मुक्त होकर के ऑफिसर काम नहीं कर पाएंगे। और ये कहते हुए इन्होंने
रिजाइन दे दिया। शाह फैजल, इनकी चर्चा मैं करूंगा, थोड़ा रुक करके करूंगा। अभिषेक सिंह जी के बारे में मैंने बता ही दिया, जो अभी रिजाइन, ये भी जो है टॉपर रहे हैं, यूपीएससी के टॉपर रहे हैं, रैंक 1 इनका रहा है। ठीक है, चलिए अब शाह फैजल जी के विषय में जरा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। 2009-10 में ये आईएएस बने थे। ये पहले डॉक्टर रहे हैं, एमबीबीएस, जम्मू कश्मीर के कुपवारा से ये आते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जम्मू कश्मीर के पहले मुस्लिम आईएएस रहे हैं जो टॉप किया इन्होंने, और कश्मीर का कैडर ही इनको मिला। ऑल इंडिया रैंक 1 था उस वक्त, ये बहुत चर्चा में आए थे क्योंकि वो दौर जो था कश्मीर में आतंकवाद का दौर, अभी भी देख रहे हैं 3 दिन में 3 अटैक हो गया है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में लगातार जो है अलगाववाद और आतंकवाद की समस्या बनी हुई है। उसमें से कोई युवा उस दौर से, वो कुपवारा जगह की मैं बात कर रहा हूं, कुपवारा से निकल के एक लड़का जो है डॉक्टर बनता है। उसके बाद वह सोचता है कि भारत के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम में जाना है, उसे क्रैक करना है और भारत सरकार के लिए सेवा करना है। जहां पर लोग भारत का विरोध करते हैं वहां से भारत के लिए काम करना है, सोचना ये बड़ी बात है। तो ये जब उस वक्त आईएएस बनते हैं, रैंक 1 आता है, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जो हैं इनसे मिलते हैं। ये तस्वीर जो है उस समय काफी वायरल हुआ था, इनकी मुलाकात पर काफी चर्चा किया गया। अब इनके विषय में समझ लीजिए, मैंने पहले भी कहा कि जो इससे पहले जो गोपीनाथन थे वो 370 का विरोध करते हुए, खत्म करने का विरोध करते हुए सर्विस से हटे थे। शाह फैजल भी 370 जब हटाया गया जम्मू कश्मीर से, इन्होंने भी इसका विरोध किया कि ये गलत चीज सरकार कर रही है। सरकार जो है कश्मीर के लोगों के आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है और संविधान से कश्मीर के लोगों को जो अधिकार दिए गए हैं, उनके संवैधानिक अधिकार को सरकार जो है एक तरफा कुचलने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर के कश्मीर के लोगों से कोई राय विचार मशवरा नहीं किया गया। यह कहते हुए इन्होंने सिविल सर्विसेज से, आईएएस के पद से रिजाइन दे दिया, केंद्र सरकार को भेज दिया अपना रेजिग्नेशन। एक बात समझिए, इसके बाद ये राजनीतिक पार्टी भी बना लेते हैं। इनके जो आइडियल हैं, इन्होंने कहा कि मेरे जो राजनीति में आइडियल हैं वह अरविंद केजरीवाल हैं, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अभी तिहाड़ जेल में हैं, और इमरान खान हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के थे, अभी वो भी जेल में हैं। तो ये दोनों इनके आइडियल माने गए। ठीक है, ये कहते हैं कि लगातार मेरे वो आइडियल हैं, मतलब पॉलिटिकली आइडियल की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे इनका जो, अगर आप देखेंगे जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय के आइडियल, तो गांधी जी और नेहरू जी को अपना बताते हैं। मैंने इनके बारे में काफ़ी किताब वगैरह पढ़ा है, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है इनके विषय में। तो ये जो है उस वक्त काफ़ी चर्चा में रहे। अब यहाँ पर एक बात समझिए कि इन्होंने जब रिजाइन दे दिया था तब काफ़ी चर्चा चला था। इनकी जो पार्टी का नाम है J&K पीपुल्स मूवमेंट, यानी कि JKPM, JNK, जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट। तो JKPM इनकी पार्टी बनी थी। बहुत सारे लोग इनके साथ आए, जेएनयू वगैरह के बहुत सारे जो स्टूडेंट और स्कॉलर थे, वो जो पीएचडी वगैरह करते थे कश्मीर से, वो सब इनके साथ आए। बहुत सारा काम भी इन्होंने किया था। लेकिन उसके बाद जो है जब आर्टिकल 370 हट गया तो एक तरह से राजनीतिक भविष्य जो है इनका अंधकार में चला गया। वापस से ये जो है सरकार से अनुरोध करते हैं कि मुझे सर्विस में ले लीजिए, मैं सर्विस में आना चाहता हूँ। केंद्र सरकार से, होम मंत्रालय से जो है, मतलब होम मिनिस्ट्री से, गृह मंत्रालय से ये अनुरोध किया जाता है। गृह मंत्री जो है मंत्रालय के माध्यम से इन्हें वापस से सर्विस में ले लिया जाता है। ध्यान समझिए, ये रिजाइन दे दिए थे, इन्होंने अपना पार्टी बना लिया, पॉलिटिक्स में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए थे, सरकार की दिन रात निंदा कर रहे थे। सोचिए, इसके बाद सब कुछ हो जाता है, 370 खत्म हो जाता है, मामला सब निपट जाता है। ये कहते हैं कि फिर से हमें सर्विस में ले लीजिए। और इन्होंने पिछले कुछ समय पहले, मैं इनके एक्स हैंडल पे जब विजिट कर रहा था तो इन्होंने ये भी कहा है, उसमें मैं देखा, इनका ये कहना है कि 370 और 35A जो है ये अब कश्मीर के लिए बीते दिनों की बात हो गई है। अब हमें नए समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, वहां के युवा के लिए करें। निश्चित तौर पर सरकार को ये सकारात्मक कदम लगा होगा, और सरकार को जो इन्होंने इस्तीफा दे दिया और जब वापस से नौकरी मांगी तो सरकार ने कहा कि हमने आपका इस्तीफा मंजूर ही नहीं किया था। ध्यान दीजिए, आपने इस्तीफा जरूर दे दिया था, हमने तो मंजूर किया ही नहीं था, ये सरकार का कहना था। तो इनको वापस से नौकरी लौटा दिया गया। समझ रहे हैं, एक आईएएस जो कि रिजाइन दे दिया, पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, सरकार के अगेंस्ट काम करते हैं, और फिर वापस से कहते हैं कुछ समय बाद कि हम आना चाहते हैं सर्विस में। सरकार ने नौकरी वापस लौटा भी दिया। एक वजह क्या हो सकता है? जम्मू कश्मीर के लोगों को साथ लाना, वहां के लोगों का दिल जीतना, ये जो है एक तरह की सरकार की कोशिश रही है। सरकार इस बात को लेकर के कोशिश करती रही है और ये अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब लेकिन यहाँ पर यह देखना होगा कि इनका जो शाह फैजल के साथ जो हुआ, ये तो अच्छी चीज है इनके साथ कि भाई इनको तो सर्विस में वापसी का मौका मिल गया। लेकिन यहाँ ये देखना होगा
अभिषेक सिंह जी के साथ कि इनके साथ क्या होता है। ये भी ठीक वैसे ही शाह फैजल की तरह कह रहे हैं कि मुझे वापस से मेरा इस्तीफा लौटा दीजिए, हम वापस से नौकरी पे आना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने मना कर दिया है। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि मना अभी चूंकि यूपी कैडर के थे तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कह दिया है, लेकिन अब मामला केंद्र सरकार के पाले में है। तो अब ये देखना होगा कि केंद्र सरकार क्या करती है, क्या केंद्र सरकार इनकी नौकरी वापस से बहाल करती है। चूंकि देखिए एक आईएएस बनना बड़ा मुश्किल काम है और सरकार को भी ये बहुत रहता है कि भैया ट्रेनिंग कराने में बड़ी मुश्किल होता है, फिर तैयार करना, फिर सर्विस में जाते हैं, काफ़ी अनुभव हो जाता है। तो आप ह्यूमन रिसोर्सेज की जो बात करते हैं ना, तो एक बढ़िया ह्यूमन रिसोर्सेज बन के आता है एक आईएएस ऑफिसर। तो सरकार भी जल्दी नहीं चाहती कि छुटकारा इनसे पाए, ये काम करिए ज़्यादा अच्छा है। तो अब ये देखना होगा कि केंद्र सरकार क्या करती है। उसके बाद भी अगर इनको नहीं मिलता है तो मेरे ख्याल से शायद जो है ट्रिब्यूनल में ये जा सकते हैं, सिविल सर्विस ट्रिब्यूनल जो है उसमें जा सकते हैं, फिर आगे अपीलीय अदालत में पहुंच सकते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खुला हुआ है। संभव है कि कहीं अगर ये ऐसा करते हैं तो शायद आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है। लेकिन फिलहाल तो यही है कि पहले ये सिविल सर्विसेज में आए, फिर ये एक्टिंग में गए, फिर ये पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिए, फिर रिजाइन दे दिया और फिर से जो है अब ये आईएएस ऑफिसर बनना चाह रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, सरकार जो है इनकी सर्विस वापस लौटाएगी? क्या एक आईएएस को अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो सरकार को क्या वापस सर्विस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर फिलहाल कार्यरत कौन है? नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ, एस जयशंकर। इसमें से चार में से कोई एक विकल्प सही होने वाला है। जो विकल्प भी सही लगे उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर लिखिए। आप अभिषेक सिंह के, मैंने कहा कि वो एक्टिंग भी करते हैं, तो आपने उनके कोई फिल्म देखे हों या एल्बम में देखे हों आपने, या वेब सीरीज देखे हों, अगर आपको उनका एक्टिंग कैसा लगता है तो जरूर बताइए। दूसरी बात जो मैंने कहा आपसे वह प्रशासनिक बात को लेकर के कि क्या सरकार को इन्हें वापस सर्विस में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इनका सर्विस रिकॉर्ड जो रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है, बहुत अनुशासन का इन्होंने पालन नहीं किया है। तो क्या एक ऐसे आईएएस ऑफिसर को रखना, सर्विस में, सरकार में रखना, ये समाज के लिए बेहतर हो पाएगा? जो भी आपके विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।